हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की ये वीडियो DSSB एस्पिरेंट्स TGT इंग्लिश के लिए है जो कि लिटरेचर पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो भी वो क्वेश्चंस होंगे जो कि DSSB एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जो ऑन रेपिटेटिव और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आऊं देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही मैं और TGT इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपके साथ आऊंगी। First question, an account of the growth of poet's mind by Wordsworth is maintained in his autobiographical poem. एक वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इस पोएम के अंदर इन्होंने क्या दिखा रखा है? अ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो उस पोएम का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, द प्रिल्यूड, बी ओड टू ड्यूटी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या फिर टिंटिन एबे। वर्ड्सवर्थ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो मेक श्योर आप वर्ड्सवर्थ अच्छे से करके जाएं, इनके सभी वर्क्स अच्छे से आपको पता हो। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द प्रिल्यूड विच इज अ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न? सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। किसी भी राइटर का आपको बर्थ डेट पूछ सकते हैं। सो किसी भी राइटर का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट जितने भी एमिनेंट राइटर्स हैं जैसे कि मिल्टन हो गए, शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, या फिर अमेरिकन राइटर्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं एटलीस्ट हमें उनकी बर्थ डेट पता होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आप कोई भी उठा के देख लो क्वेश्चन पेपर, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो वो तो सीधा डेट से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप उनकी हरियाणा GK लगा लो या फिर लिटरेचर पार्ट में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि बर्थ डेट या फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऐसे ईयर से क्वेश्चन आते ही हैं। सो जितने भी रिनाउंड या फिर एमिनेंट राइटर्स हैं उनकी आपको बर्थ डेट, हो सके तो आप डेथ डेट भी देख लीजिए। सो यहाँ पे मिल्टन की पूछी गई है, मिल्टन कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे? सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ मिल्टन इज एन एड्रेस टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस? मिल्टन से ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि मिल्टन का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है या फिर पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में बात करता है। सो बेसिकली ये इनका ऐसा वर्क है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इस वर्क का नाम बताना है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज एरोपजेटिका। एक एरोपजेटिका प्रोज वर्क है मिल्टन का जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है और इसका सीधा ईयर भी पूछा जाता है, कौन से ईयर में एरोपजेटिका पब्लिश हुआ था। सो ये वर्क 1644 में पब्लिश हुआ था और DSSB में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एरोपजेटिका का जॉनरा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आती रहूँ, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे स्वॉन सॉन्ग माना जाता है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट? एंड द आंसर इज सी पार्ट, द टेम्पेस्ट। अब ये स्वॉन सॉन्ग क्या होता है?
स्वॉन सॉन्ग का मतलब होता है कि अपनी डेथ से पहले कोई भी ऐसा काम लिखना या कोई भी किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा काम जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही बेस्ट वे में लिखा हो. सो शेक्सपियर का डेथ से पहले उसका लास्ट वर्क कौन था जो कि उसने बहुत अच्छे से लिखा था? इट वॉज द टेम्पेस्ट. अब स्वॉन सॉन्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसा माना जाता है जो स्वॉन होती है मतलब हंस, वो अपनी डेथ से पहले ही जो उसका लास्ट गाना होता है वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सुंदर तरीके से वो गाती है, इसलिए इसे स्वॉन सॉन्ग बोलते हैं. तो अपने मरने से पहले लास्ट वर्क को जो आपका बेस्ट है इसलिए उसे भी स्वॉन सॉन्ग बोला जाता है. तो शेक्सपियर का कौन सा है वो? द टेम्पेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Lycidius is an example of sonnet, elegy, epic, ode. Lycidius again बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है मिल्टन का, मिल्टन द्वारा ये लिखा गया है. सो हमें इसका जॉनरा बताना है, टाइप ऑफ पोइट्री बतानी है, किस टाइप की ये पोइट्री है. सॉनेट है, एलिजी है, एपिक है, ओड है. सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. सो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी आंसर कर सकते हो अगर आपको पता है कि एलिजी क्या है, एपिक क्या है, ओड क्या है, सॉनेट क्या है. ठीक है, और ये तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं. ऐसे ही बहुत टाइप्स की पोएट्री है जो कि हमें पढ़नी है स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम. सो लिसिडियस क्या है? ये एक एलिजी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मिल्टन द्वारा. और ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्ज़ाम में बहुत. ये 1638 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? हमें बताना है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री को किसे कहा जाता है या फिर माना जाता है. 4 ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास, चॉसर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या फिर ड्राइडन. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो है चॉसर. चॉसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये, मैंने आपको पहले भी बताया है. जितने भी एमिनेंट या फिर इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी आपको बर्थ डेट और डेथ डेट भी पता होनी चाहिए. सो विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे वो हमें बताना है. अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1564. एंड टू बी मोर प्रिसाइज, विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को बॉर्न हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री टू चॉसर? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फादर ऑफ पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री हम माना जाता है चॉसर को. तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चॉसर को किसने बोला है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, पोप, जॉनथन स्विफ्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर ड्राइडन. सो ड्राइडन ने चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज ड्राइडन. Next question. Dear son of memory, great heir of fame, what neediest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare fancy's child. Very important lines. Who said this about Shakespeare? ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने बोली है? जो ये लास्ट की लाइन है ये आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड. बट जो ये पूरी लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कि ये पूरी लाइन क्या है, ये लाइन किसने लिखी है. ये लाइन लिखी है मिल्टन ने फॉर शेक्सपियर और ये उनके कौन से वर्क से ली गई है? एल एल्गेरो. ये लाइंस एल एल्गेरो से ली है. लास्ट वाली लाइन पता होगा फैंसी स्टाइल वाली, बट पूरी लाइन ये ऐसी है. सो हमें पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी होल लाइन हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Dear son of memory, great heir of fame, what needs not thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare fancy's child.
हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स है ये, स्पेशली जो ये लास्ट की लाइन है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत एग्जाम्स में ये पूछी गई है। ये किसने बोली है वो हमें बताना है, मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीन, वर्ड्सवर्थ या फिर आर्नोल्ड। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मिल्टन। मिल्टन ने अपनी एक पोएम, बहुत ही फेमस पोएम एल गोयरो में उन्होंने शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड बोला है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज अ लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी भी गई है ये लाइन। कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर लिरिकल बैलेड से ली गई है। लिरिकल बैलेड्स किसका काम है, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट पोएम है ये लिरिकल बैलेड्स की, और ये किसके द्वारा लिखी गई है पोएम, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। कहाँ पे ये पोएम लिखी गई है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स में कितनी इंपॉर्टेंट लिरिकल बैलेड में कितनी टोटल पोएम्स है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इफ़ यू नो लिरिकल बैलेड्स में कितनी इम्पॉर्टेंट कितनी टोटल पोएम्स है, अगर आपको पता है आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में मेरे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। और ये TGT 2004 का क्वेश्चन है। हमें 4 वर्क्स दिए हैं और हमें बताना है वर्ड्सवर्थ द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया। वर्ड्सवर्थ के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो उनके वर्क से देखे जाते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा है या कौन सा वर्क इनके द्वारा नहीं लिखा गया। सो वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वर्ड्सवर्थ के ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी आप ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो दी ऑप्शंस आर माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, या फिर डी, द मे क्वीन। सो द हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, द मे क्वीन। द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया, वेयर एज माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये तीनों ही वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गॉल्सवर्दी राइट। गॉल्सवर्दी किस तरीके के प्लेस लिखा करते थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। DSSB में भी एक बार ये क्वेश्चन देखा गया है। सो ऑप्शंस है एब्सर्ड, प्रॉब्लम प्लेस, पोएटिक ड्रामा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो गॉल्सवर्दी थे वो प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, प्रॉब्लम प्लेस। एक वीडियो मैंने गॉल्सवर्दी पे भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि गॉल्सवर्दी के ऊपर मैं और भी वर्क लाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने हर एक एमिनेंट राइटर के ऊपर 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं। गॉल्सवर्दी के ऊपर मैंने सिर्फ एक ही बनाई है। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस लाऊं, सारे प्रीवियस ईयर्स, उनकी बेसिकली मैंने लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके ऊपर क्या आए हैं मैं वो वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न। हमें बताना है जॉन मिल्टन का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, और ये DSSB 2021 का क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी आपको बर्थ और डेथ डेट दोनों ही पता होनी चाहिए, स्पेशली बर्थ ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो मिल्टन का जन्म कब हुआ था, 1608 में। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश इन द ईयर, और ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कि जो ये मिल्टन का काम है ऑन शेक्सपियर ये कब पब्लिश हुआ था, 1925, 1930, 1932 या 1935। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन 1930। ऑन शेक्सपियर मिल्टन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इस वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इस वर्क से कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी कि आपसे कोई लाइन पूछ ली उठा के। बेसिकली जो इस वर्क से ऐसे क्वेश्चन DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि ऑन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्टन, कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, 1930 में। तो आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डर्स कम्स अंडर द, वर्ड्सवर्थ का एक प्ले है द बॉर्डर्स, उसका क्या जॉनरा है, एपिक है, प्रोज ट्रेजेडी है, वर्स ट्रेजेडी है या फिर ऑड है, हमें ये बताना है। सो द बॉर्डर्स जो प्ले है ये एक वर्स ट्रेजेडी है। सो जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसके द्वारा लिखा गया है वो हमें बताना है और ये यूपी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। सो दी ऑप्शंस आर शेली, इलियट, बेकन या फिर शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज इलियट। सो इलियट द्वारा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स लिखा गया है। Next we have is, the poem of Shelley is an unfinished poem and Hazlitt described it as new and terrific dance of death. Options are Ode to the West Wind, The Cloud, Alistair and The Triumph of Life. ऐसी कौन सी पोएम है शेली की जो कि अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई, और हैजलिट ने उसके बारे में क्या बोला है, न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। सो द आंसर इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, रिटन इन 1822। 1822 में ही शेली की डेथ हुई थी और उन्होंने तभी ये पोएम लिखना स्टार्ट किया होगा इसी ईयर में, तभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। सो अनफिनिश्ड पोएम कौन सी है शेली की, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। If winter comes, can spring be far behind? These lines are taken from the poem Alistair, The Cloud, Tonight or Ode to the West Wind. Again, very important question. बहुत बार ये पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम्स में. So the answer to this question is Ode to the West Wind. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, बिकॉज your likes, your comments, they always motivate me to make better videos. Moreover, comment section में feedback दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. Now moving on to the next question. Next MCQ, Julian and Medello represents conversation between Julian and Medello. It is based on the theme of the power of man and potency of human mind. In this poem, Julian and Medello is represented by Keats and Byron respectively, Shelley and Byron respectively, Shelley and Keats respectively, और none of these. ये एक वर्क है शेली का जूलियन एंड मेरेलो, जिसके अंदर उन्होंने एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू बता रखा है कि आदमी, मैन, व्हाट इज़ ही केपेबल ऑफ, वो किन किन चीज़ों के क्या क्या करने के काबिल है. तो ये जो काम है ये शेली का है और इसके अंदर जूलियन और मेडेलो का रोल किसने निभा रखा है. द आंसर इज शेली एंड बायरन. मतलब जूलियन कौन है, शेली, और मेडेलो कौन है, बायरन, लॉर्ड बायरन. और ये किस में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स, वर्ड्स, डीड ऑल सैंग टुगेदर. हु सेड दीज लाइन्स फॉर शेली. ये लाइन्स शेली के लिए किसने बोली हैं, स्विनबर्न ने, लॉन्ग ने, कीट्स ने या फिर बायरन ने. सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय स्विनबर्न फॉर शेली. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. नेक्स्ट, नेम द लास्ट वर्क विद द पेन नेम ऑफ गॉल्सवर्दी. गॉल्सवर्दी पहले अपने नाम के
यूज़ करने के बजाय एक पेन नेम इन्होंने ले रखा था जिसका जो था सिन जॉन। तो इसमें हमें बताना है इनका जो लास्ट वर्क था पेन नेम के साथ जो उन्होंने पब्लिश किया था वो कौन सा था। 4 ऑप्शंस है, द आइलैंड फेरिसीज, द फोरसाइट सागा, जॉसलिन या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द आइलैंड फेरिसीज। ये इनका लास्ट वर्क था विद द पेन नेम। इसके बाद इन्होंने जो भी अपने वर्क पब्लिश करे हैं इन्होंने अपने रियल नेम गोल्सवर्दी के नाम से पब्लिश करे हैं। इससे पहले वो सिन जॉन के नाम से अपने सारे वर्क्स पब्लिश किया करते थे। नेक्स्ट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स केम इन। लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस था वो कौन से ईयर में आया था, पब्लिश हुआ था? 1798, 1802, 1800 या फिर 1799। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 1800। सो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक्स प्लेस। पैराडाइज लॉस्ट में जो फॉल दिखा रखा है एडम और ईव का, जो कि मेन हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट है पूरी बुक का, वो कौन सी बुक में दिखा रखा है? 4 ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बुक 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंट थीम ऑफ प्ले किंग लियर इज। हमें बताना है किंग लियर का जो मेन थीम है वो क्या है इस प्ले का। रिवेंज है, मतलब बदला लेना। अम्बिशन है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने ख्वाहिशें रखना। जेलिसी मीन्स किसी के प्रति जेलिस एनवे भावना रखना। या फिर फीलियल इनग्रैटिट्यूड, मतलब जब हम किसी के प्रति उनके जो अच्छे काम है हम उसके लिए थैंकफुलनेस की भावना नहीं रखते। ग्रैटिट्यूड मतलब जब हम किसी के लिए बहुत थैंकफुल होते हैं। मतलब फीलियल इनग्रैटिट्यूड मतलब जब हम वैसी भावना किसी के प्रति नहीं रखते थैंकफुलनेस की। सो जो किंग लियर अगर आपने प्ले पढ़ा होगा, अगर आपको समरी भी पता होगी तो वो यही है, फीलियल इनग्रैटिट्यूड, जिसमें किंग लियर की बेटियों के बारे में दिखा रखा है। कैसे 2 बेटियां जो उनकी है, तो टोटल 3 है। ठीक है, जो 2 बेटियां हैं कैसे वो अपने फादर के जो उन्होंने इतना प्यार दिया कैसे वो भूल जाती हैं। सो बेसिकली उनके इसी के ऊपर ये पूरा प्ले है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।